बात करते हैं बाड़मेर के गुड़ामलानी से कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की। सियासी हलके में इस इस्तीफे को लेकर चर्चा का दौर जारी है, लेकिन हेमाराम अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसमें राजनीतिक बड़ा भूचाल आज उस समय आया जिस समय हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को प्रदेश की सियासत में हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा है। फिलहाल हेमाराम चौधरी ने इसका कारण बताने से भी इनकार कर दिया। नहीं, वो उन्होंने बताया सब बताने की समय आएगा ना, बताना जनता को बताने का समय सर आप तो जनता भी। आइए आपको बताते हैं कि कौन है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे हैं। हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी से 6 बार विधायक चुने गए। पिछली सरकार में चौधरी परिवार कल्याण मंत्री एवं राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफे देने का कारण यह है कि उनके क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, यही वजह अपने आप में बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है। हालांकि दबी जुबान से हेमाराम चौधरी ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के जब काम ही नहीं हो रहे तो उनको विधानसभा में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और साथ में कुछ नए लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए ताकि वो लोग काम करें। हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा तो कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल में इस इलाके के लोगों की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। साफ तौर से कहना है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर देते हैं तब तक वो किसी भी तरीके का मीडिया पे बयान नहीं देंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि हेमाराम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफे की जानकारी के बाद मेरी उनसे बात हुई है। यह पारिवारिक मामला है, जल्द ही मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। और कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नए जीवन रक्षक उपकरण के तौर पर सामने आए हैं। आज प्रदेश को ऐसे 700 कंसंट्रेटर्स की सौगात मिली। भारतीय जैन संगठन की ओर से कई जिलों में ऐसे कंसंट्रेटर्स का इंतजाम किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया। ऐसी स्थिति इतनी बड़ी चुनौती है जिसका प्रदेश को सांसों की सौगात, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उद्घाटन। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते कोरोना के मरीजों को ये सांसों की सौगात है। प्रदेश को ये सौगात दी है भारतीय जैन संगठन ने। 10 दिन के अंदर संगठन की ओर से 37 स्थानों पर करीब 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित किए गए। इस उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर माना कि वैक्सीन की कमी से कोरोना की हमारी जंग कमजोर हो रही है। वैक्सीन की बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी। वैक्सीन का घोषणा होती है पर वैक्सीन के सेंटर बंद होते हैं बार बार। ये कोई शिकायत नहीं केंद्र से, कुछ ऐसा माहौल बन गया कि आप अगर सही बात भी फीडबैक के रूप में दो केंद्र को, तो वो कहते हैं तो शिकायत हो रही है हमारी, और नीचे ऊपर के लोग कमेंट करने लग जाते हैं। शिकायत नहीं होती है, ये फीडबैक होता है कि भाई ये स्थिति। वैक्सीन पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा, अगर केंद्र वैक्सीन को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति बनाता तो कोरोना से हमारी लड़ाई मजबूत होती और हम कई जान बचाने में सफल होते। 60 भी नहीं मिल रही है, कभी कभी आएगी तो केंद्र खोलेंगे फिर वापस बंद करेंगे। एक प्लानिंग, एक रोड मैप बनना चाहिए था वैक्सीन का, क्योंकि सबको मालूम है कि सेकेंड वेव आएगी भी तो हम लोग अगर वैक्सीन में आगे बढ़ जाते, क्योंकि वैक्सीन ऐसी चीज है कम से कम मृत्यु दर बहुत कम कर देती, 0 कर देती, करीब 0 कर देती है। इक्का दुक्का लोग मरे 2 वैक्सीन लगाने के बाद। वहीं इस उद्घाटन समारोह में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सामूहिक रूप से काम करने का वक्त है।
मैं मानता हूं कि ये राजनीति का समय नहीं था। मैं ये मानता हूं कि ये उसके लिए हमारे पास में अनेक अवसर अनेक बार आएंगे। ये समय जो है सामूहिकता के भाव के साथ में इस चुनौती, इस आपदा, मानव मात्र के सामने जो आपदा आई है, इस चुनौती से पार पाने का था। हम सब लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया है। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ने ही भारतीय जैन संगठन की पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार के पास कई तरह की सीमितताएं होती हैं और समाज अगर सहयोग के लिए आगे आता है तो काफी सहारा मिलता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोरोना के खिलाफ सीएम गहलोत ने ट्वीट कर एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि अभी हम सभी का एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत। साथ ही कहा, हम सब मिलकर कोरोना महामारी को हराएंगे। मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं, सब मिलकर ही कर सकते हैं, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अभी हमारे सामने, मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान के अंदर भी हमारे सामने इंसानियत होनी चाहिए सिर्फ, जो धर्म विजय निभा रही है। ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग, ना विचारधारा, जो सामने आ जाए वो व्यक्ति है, इंसान है, उसकी हमें सेवा करनी है। उसको हम बचाएं कैसे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, वो धर्म कहता है। उस धर्म का निर्वहन करके ही हम चुनौती का मुकाबला और इस कोरोना जैसी महामारी की जो घातक रूप में आई है, उस जंग को जीत सकते हैं। हम लोग जीत सकते हैं, जीतेंगे। थर्वे मारने की बातें होती है, उसको भी जीतेंगे। अब चूरू में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोविड-19 को लेकर जिला परिषद में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही कोरोना नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। समीक्षा बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने स्टाफ की कमी और कोरोना शव को कवर में बंद कर देने का मुद्दा उठाया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने आरटी-पीसीआर जांच और कोरोना वैक्सीन में पक्षपात का आरोप लगाया। कोरोना की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, चूरू जिले में जिला स्तर के अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ आज काफी लंबी चर्चा हुई और जैसा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि राजस्थान में कोरोना से संबंधित जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती है वो सरकार की तरफ से ज्यादा की जाए और उसी दिशा में हमने कोविड की चूरू जिले की परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की है और जो मुद्दे इस मीटिंग में उठाए गए हैं, जो बातें हमारे ध्यान में लाई गई है। संकट काल में एक तरफ लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग कोरोना के इलाज के नाम पर लूट खसोट में लगे हैं। देखिए संकट काल में फर्जीवाड़े का खेल। कोरोना की आड़ में निजी अस्पताल का गंदा धंधा। नेगेटिव को पॉजिटिव बताकर ठगी। तो कहीं सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का धंधा। संकट काल में फर्जीवाड़ा क्यों? कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, सांसों को छीन रहा है, लेकिन संकट काल में मरुधरा में कुछ ऐसे बेगैरत और बेशर्म लोग हैं जो इलाज के नाम पर गंदा धंधा कर रहे हैं। जैसलमेर के एक निजी अस्पताल में नेगेटिव को पॉजिटिव बताकर इलाज के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। वहीं बाड़मेर के एक सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मरीजों की जान से खिलवाड़ कर कमाई करने का धंधा सामने आया है। सबसे पहले बात जैसलमेर के निजी अस्पताल में फर्जीवाड़े की। शहर के इसी निजी अस्पताल पर कोरोना के इलाज के नाम पर
फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। दरअसल एक शख्स के मुताबिक वो न्यू राजस्थान हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचा तो जांच के नाम पर कुछ ही देर में उसे न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव बताकर 500 रुपए लिए गए बल्कि उससे करीब 12,000 रुपए लेकर दवाई दे दी गई। लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि यहाँ किसी भी निजी अस्पताल को कोरोना की जांच करने की अनुमति नहीं है तो उसके होश फाख्ता हो गए। 7 नंबर पर फ्रेम है और 3 नंबर पर सिग्नल है तूफान वाला। 7 नंबर पर फ्रेम है, 3 नंबर पर सिग्नल है। जांच करवाते जाओ और जांचा में दिक्कत दीजिए, उसमें कोविड की भी जांच लिख दी उन्होंने और 10-15 मिनट में 5 मिनट के अंदर कोविड की जांच आ गई। उन्होंने बोला कोविड पॉजिटिव है और हमारा तुरंत वहाँ से रेफर कर दिया। कोरोना की जांच के 500 रुपये लिए और 5 मिनट के अंदर जांच दी और बोला कि तुम पॉजिटिव हो और हमारे रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट मांगा, मैंने आगे भी जांच करवानी पड़ेगी तो फिर समस्या रहेगी मेरी। रिपोर्ट भी नहीं दी मेरे, पूरे दवाई ट्रीटमेंट लेकर 10-12 हज़ार का सोना लगा करके। कोरोना के इलाज की आड़ में न्यू राजस्थान हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत चिकित्सा विभाग में की तो सीएमएचओ ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हुई है कि न्यू राजस्थान में फिर अकम सिंह नाम के व्यक्ति ने इलाज कराया था, उसकी कोई रिश्तेदार या डिपेंडेंट है तो उसका एक कहना है कि भाई वहाँ पर मेरे से 500 रुपये लेकर कोरोना की जांच की, जबकि हमारे रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर जिले में किसी भी प्राइवेट लैब या किसी भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना जांच के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी हम जांच करवा कर और जो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है और इस निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का, मोटी कमाई का धंधा करने का मामला सामने आया है। दरअसल इसकी सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पूरी असलियत सामने आ गई। पीएचसी में न सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर का मरीजों को चारपाई पर इलाज करने का सबूत मिला बल्कि पीएचसी में मेडिकल स्टोर भी चलाया जा रहा था। इसकी शुरुआती जांच में पीएचसी की डॉक्टर सुमन और नर्सिंग स्टाफ की मिलीभगत सामने आई है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि पायला पंचायत समिति के प्रधान ने पीएचसी में चल रहे कमाई के धंधे का न सिर्फ बचा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान ताउते से जुड़ी ये खबर। उदयपुर के पश्चिमी इलाकों में अलर्ट है। अभी तूफान ताउते का केंद्र सौराष्ट्र है। कल सुबह ताउते और कमजोर होगा। अगले 8 से 10 घंटों के दौरान हवाएं तेज हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तूफान ताउते को लेकर ये बड़ी खबर है। उदयपुर के पश्चिमी इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है। अभी तूफान ताउते का जो केंद्र है वो सौराष्ट्र है। कल सुबह ताउते और कमजोर होगा। हालांकि अगले 8 से 10 घंटों के दौरान हवाएं तेज होती चली जाएंगी। और चलिए सीधा चलते हैं उदयपुर। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, इस वक्त क्या कुछ हवाओं में महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए स्वप्निल, ये मान लीजिए कि राजस्थान के दरवाजे पर ताउते अपनी दस्तक दे चुका है। और उदयपुर की बात करें, जो कि उदयपुर में राजस्थान में सबसे ज्यादा असर उदयपुर संभाग में देखने को मिलेगा। उदयपुर रेड जोन में तो यहां पर इसका असर नजर आने लगा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि चारों ओर घना अंधेरा है, बिजली पूरे शहर में गुल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो काफी तेज रफ्तार से यहां पर चल रही है। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। और वहीं शहर में मूसलाधार बारिश इस समय देखी जा रही है। काफी तेज बारिश पूरे शहर में इस समय हो रही है। और जो हवाएं हैं वो लोगों को खासी परेशान इस समय करती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब ताउते राजस्थान में प्रवेश करेगा उस समय तेज हवाएं यहां पर चलेगी। और मुख्य रूप से अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सायरा, गोगुंदा और कोटड़ा इलाके से होकर ये तूफान गुजरेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और आप देखिए कि उदयपुर जिले के अंदर इसका असर अब नजर आने लगा है। और जिन इलाकों में
संभवतः मुख्य रूप से गुजरने का अनुमान लगाया गया है। सायरा, गोगुंदा और कोटड़ा ग्रामीण इलाका है, वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी कर ली है। जिला प्रशासन ने पूरी रात सरकारी कार्यालयों को खुला रखने के निर्देश दिए और आपातकाल के दौरान किसी भी समय सरकारी कर्मचारी को मौके पर जाने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस किसी भी समय शुरू किया जाए, इसको लेकर तैयारी की गई है। साथ ही जो ग्रामीण अंचल है वहां पर चिकित्सा व्यवस्था मुस्तैद रहे, इसके लिए भी जो निर्देश है वो दिए गए। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत स्पष्ट तस्वीरें मैं नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि बिजली करीब 1 घंटे से पूरे शहर में जा चुकी है। जैसे ही हवाएं तेज चलनी शुरू हुई थी उसके बाद में पूरे शहर में बिजली गुल हो गई थी। जो अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि बिजली जो है वो बाधित हो सकती है क्योंकि काफी तेज। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक तो वैसे ही संकट काल चल रहा है कोविड-19 को लेकर, बिजली का जाना और ये तमाम चीजें, बैकअप की जरूरत है, अस्पतालों में जनरेटर्स की जरूरत है। इस फ्रंट पर क्या कुछ हुआ है? देखिए स्वप्निल, बेहद महत्वपूर्ण ये विषय था क्योंकि ये निश्चित तौर पर पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि जब तेज गति से हवाएं चलेगी तो निश्चित तौर पर बिजली व्यवस्थाएं बाधित होगी। इसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर ने 2 दिन पहले निर्देश जारी किए थे और सारे जो ऑक्सीजन प्लांट जो उदयपुर के हैं वहां पर और सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल उनको निश्चित कैपेसिटी के माफ कीजिए निश्चित कैपेसिटी के डीजी सेट लगाए जाएं, इसको लेकर पहले से निर्देश दे दिए गए थे। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम बातचीत के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे लॉकडाउन में भीलवाड़ा शहर में एक महिला पुलिस की मुस्तैदी सामने आई है। तस्वीरों को देखिए। 2 साइकिल सवार को आते देख ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल इन्हें रोकती है। साइकिल पर सवार युवक से पूछती है, कहां जा रहे हो आप? अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो बता दें कि साइकिल पर सवार युवक कोई और नहीं, भीलवाड़ा के कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते हैं, जो शहर में लॉकडाउन के हालात जानने के लिए साइकिल से ही निकल पड़े। हालांकि कलेक्टर को बाजार की तरफ जाते देख पुलिस के गश्ती दल ने पुलिस के जवानों को अलर्ट कर दिया था। बाजार में ही तैनात महिला कांस्टेबल को भी कलेक्टर के क्षेत्र में आने की जानकारी हुई तो वो भी और सतर्क हो गई। उसे लगा कि कलेक्टर जाब्ते के साथ कार में आएंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। कलेक्टर नकाते साइकिल से आ गए तो कलेक्टर को पहचान नहीं पाई और अपनी ड्यूटी का पालन कर फौरन कलेक्टर को रोका और बाजार में घूमने की वजह पूछ ली। इस बीच कलेक्टर नकाते के पीछे वाहन में चल रहे सुरक्षा कर्मी पर महिला कांस्टेबल की नजर पड़ी, तब साइकिल सवार के कलेक्टर होने की जानकारी मिली। कलेक्टर नकाते ने महिला कांस्टेबल की मुस्तैदी की सराहना की। कोरोना से उबरने के बाद म्यूकस माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के केसेस भी आ रहे हैं। ऐसे ही 6 मामले उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में पहुंचे, जिनका ऑपरेशन कर ब्लैक फंगस दूर किया गया। ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा का कहना है, ऐसे रोगियों को उपचार देने के लिहाज से ईएनटी विभाग में वार्ड खोला गया है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें ईएनटी, नेत्र रोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन को शामिल किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसका बचाव किया जा सकता है और समय पर उपचार भी लेने की जरूरत है। डॉक्टर कनिष्क मेहता इसे लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों के बारे में मैं स्ट्रेस देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये हर किसी को नहीं होता है, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के अंदर में होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई होती है या जिनके अंदर में इम्यूनिटी डाउन होती है। तो जिन पेशेंट्स को कोरोना हो गया है लेकिन उनको शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या उनको किसी कारणवश स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए हैं, उन लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, जिसके अंदर में ये फंगस का संक्रमण लग सकता है। ये फंगस आमतौर पे हर जगह पाया जाता है, ज़मीन के अंदर में, गंदगी के अंदर में है, जहाँ भी साफ सफाई नहीं होती है वहाँ पे ये फंगस रहता है। हमारे अंदर में भी ये जा सकता है, लेकिन अगर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो आपके अंदर इसका संक्रमण नहीं होगा। कोरोना की इस लड़ाई में एक बार फिर अहम भूमिका निभा रहा है रिलायंस फाउंडेशन।
रिलायंस ने महाराष्ट्र में साई ट्रस्ट के साथ मिलकर ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। तो यूपी में कोरोना वाहनों को अब 30 जून तक फ्री में ईंधन देने का ऐलान किया है। संकट में साथ निभा रहा रिलायंस। साई ट्रस्ट के साथ ऑक्सीजन प्लांट शुरू। यूपी में कोरोना वाहनों को फ्री में ईंधन। देश के साथ रिलायंस फाउंडेशन। बड़ा वो होता है जो वक्त पर काम आए, संकट में साथ निभाए। देश की सबसे बड़ी कंपनी यानी रिलायंस की तरफ से भी वही किया जा रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की है और यहाँ क्या हो रहा है अब ये बताने की जरूरत नहीं। साईं बाबा मंदिर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और इस प्लांट से ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम भी शुरू हो चुका है ताकि किसी मरीज की सांसें न रुके। मानवता के इस काम में रिलायंस फाउंडेशन ने जमकर मदद की है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ हवा से ऑक्सीजन बनाने के इस पूरे प्लांट की मशीनरी भेंट की गई है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने 1,88,00,000 लाख रुपए और रमनी की तरफ से 43 लाख रुपए हमारे ये प्रकल्प के लिए दान मिला है। इस ऑक्सीजन प्लांट को तैयार करने में 2,33 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें मशीनरी के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 1,88 लाख रुपए की रकम दी गई है ताकि करीब 300 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। वहीं यूपी में भी रिलायंस की तरफ से बड़ी पहल की गई है। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के तहत जो रिलायंस पेट्रोल पंप आते हैं वो आज से उत्तर प्रदेश की जो एम्बुलेंस और जो ऑक्सीजन सप्लाई जैसे इमरजेंसी वाहन हैं उनमें रोजाना 50 लीटर मुफ्त में डीजल और पेट्रोल मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इसका विधिवत श्री गणेश भी किया जा चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया और तारीफ भी की है। जैसी जिसकी हैसियत थी उस ढंग से कोरोना मरीजों की मदद की है। हमारे उद्योग जगत के लोग भी खुलकर के सामने आए हैं। अभी देखने रिलायंस का इतना बड़ा योगदान हमारे सामने आया है और सभी लोगों ने जो जिसकी हैसियत थी मदद की, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज का कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ यहाँ से कराया। अच्छा संदेश गया है। सहयोग के लिए और भी लोग आगे आएंगे। बेशक रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत रिलायंस कोरोना ड्यूटी में लगे वाहनों को फ्री में दे रहा है डीजल पेट्रोल। एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सप्लाई वाहनों को रोजाना फ्री में मिल रहा है 50 लीटर डीजल पेट्रोल। 30 जून तक रिलायंस पेट्रोल पंप कोविड वाहनों को फ्री में देगा डीजल और पेट्रोल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।